हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गर्भ विज्ञान, एम्ब्रोलॉजी एंड फीटल डेवलपमेंट। तो गर्भ गर्भ कर भाव, इसमें टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे? गर्भ कर भाव, गर्भ गर्भाधान, गर्भ भाव प्रकृति, गर्भ संस्कार, पुंसवन संस्कार फॉर अचीविंग श्रेष्ठ प्रजा। यानी अगर बच्चे को अच्छा प्राप्त करने के लिए, मतलब कोई भी संतान हो वो अच्छी प्राप्त हो, तो उसके लिए हम लोग किस किस टॉपिक के बारे में पहले गर्भ कर भाव के बारे में पढ़ेंगे, फिर गर्भाधान के बारे में पढ़ेंगे, फिर गर्भ भाव प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, गर्भ संस्कार, पुंसवन संस्कार फॉर अचीविंग श्रेष्ठ प्रजा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गर्भ की। तो ये श्लोक तो आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा हो। शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुच्चिगते गर्भ संज्ञा भवति। तो यह आचार्य चरक का श्लोक है, रेफरेंस इसका शारीरिक स्थान में आपको मिल जाएगा। ठीक है, शुक्र शोणितम गर्भाशय स्थानम आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। ये इसका रेफरेंस आपको सुश्रुत में मिलेगा। दोनों का कहने का मतलब लगभग सेम ही है। ठीक है, शुक्र शोणित एवं जीव के कुच्छी के अंतर्गत संयोग को गर्भ कहते हैं। गर्भाशय में स्थित आत्मा प्रकृति एवं विकारों के समूर्छित शुक्र तथा शोणित को गर्भ कहते हैं। दोनों का कहने का मतलब है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इन द यूट्रस इज नोन एज इन द यूट्रस इज नोन एज गर्भ। ठीक है, इन्होंने उस जाइगोट को गर्भ कहा। ठीक है, वही इन्होंने कहा कि आत्मा प्रकृति और 16 विकार जब उसमें प्रवेश करते हैं और साथ में शुक्र और शोणित का संयोग होता है, तो इन्होंने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता दिया आचार्य शिष्य ने। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने सिर्फ शुक्र और शोणित का नहीं बताया, इन्होंने कहा कि उसमें आत्मा भी प्रवेश करती है, प्रकृति, अष्ट प्रकृति, षोडश विकार भी प्रवेश करते हैं, तब जाके उसे गर्भ की संज्ञा दी गई। मतलब ज़्यादा सुश्रुत भाई साहब ऐसे हैं, मतलब सुश्रुत आचार्य सुश्रुत ऐसे हैं जो ज़्यादा डिटेल की बात करते हैं, क्योंकि सुश्रुत का शरीर स्थान बहुत अच्छा है। अधिकतर मतलब प्रसूति तंत्र में सुश्रुत ने ज़्यादा थोड़ा मतलब चरक के हिसाब से सुना है, क्योंकि वो सर्जरी से रिलेट करते थे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले गर्भ विज्ञान। कोची स्थस्य प्राणिनाम गर्भ इति तस्य विज्ञानम गर्भ विज्ञान। कोची मतलब क्यूची का मतलब ले सकते हैं हम लोग पेल्विक रीजन से, या फिर हम लोग यूट्रस से, अभी हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं उसे यूट्रस से कोरिलेट। कूची में स्थित जीव को गर्भ कहते हैं, इसके विज्ञान को गर्भ विज्ञान कहते हैं। मतलब जो भी साइंस इस मतलब एम्ब्रोलॉजी कह सकते हो सिंपल, मतलब इनसे डिटेल्स के बारे में अंडरस्टैंड करती है। पहले क्या बना एम्ब्रियो, फिर ब्लास्टोस ट्रोफोब्लास्ट, फिर ब्लास्टोसिस, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट, फिर प्लेसेंटा फॉर्मेशन, एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन, फिर इन्फेंट, इनके बारे में जो पढ़ती है उसे एम्ब्रोलॉजी कहते हैं। आयुर्वेद की भाषा में उसे गर्भ विज्ञान के अंतर्गत माना जाता है। गर्भ संभव सामग्री या गर्भ उत्पादकत भाव के बारे में पढ़ेंगे। ध्रुव चतुर्णा सानिध्यात गर्भ स्यात् विधि पूर्वका ऋतु क्षेत्र अम्ब बीजानाम शम प्रयाद अंकुरो यथा। यानी कि आचार्य सुश्रुत इसके बारे में क्या डिटेल में बात कर रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। पहले हम लोग किताब की भाषा देख लेते हैं, फिर नॉर्मल वे में समझेंगे। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार जिस प्रकार ऋतु अनुकूल ऋतु है, क्षेत्र अच्छी जमीन, अम्बु यानी जल, बीज यानी अनाज, इन चारों भाव के मिलन से ही अंकुर की उत्पत्ति होते हैं, उसी प्रकार चार तत्वों के मिलने से गर्भ की उत्पत्ति होती है। इन्होंने कहा अगर आपको किसी भी सीड को ग्रो करना है, देखो आप सामान्य भाषा में समझाते हैं, इन्होंने लिखा बताया गया, इन्होंने अगर किसी भी सीड को अच्छे से ग्रो करना है तो अच्छी लैंड चाहिए, अच्छा सीजन चाहिए, अच्छा जल चाहिए, और जो बीज तुम ले रहे हो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। चार चीज़ें बताई इन्होंने। अच्छी ज़मीन, अच्छा जल मतलब प्रॉपर वाटर सप्लाई होनी चाहिए, अच्छा बीज होना चाहिए, और फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। जैसे ये आप धान के सीज़न में आप गेहूँ उगाओगे तो अच्छा नहीं उगेगा, कहने का मतलब ये तात्पर्य है। इन्होंने उसी प्रकार की गर्भ को उत्पन्न करने के लिए भी चार चीज़ें इंपॉर्टेंस होती हैं, उनके बारे में लोग पढ़ेंगे। तो वो क्या चार चीज़ें बताई इन्होंने? ऋतु, क्षेत्र, अम्बु और बीज। इन्होंने कहा ऋतुकाल यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड जब आ रहा हो तभी आप अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। क्षेत्र गर्भाशय में कोई विकृति वगैरह ना हो, गर्भाशय भी एकदम प्रॉपर हेल्दी हो। अम्बु पोषण रस, यानी ऐसा ना हो कि जो एम्ब्रियो बना है वो मल न्यूट्रिशन वाला, मतलब एम्ब्रियो को सही से पोषण नहीं मिला, यानी माता जो है बहुत ज़्यादा रुग्ण वगैरह कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में भी है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर भी डिफॉर्मिटी होने के चांसेस हैं। फिर उन्होंने बीज की बात की, बीज से रिलेट कर सकते हैं हम लोग गैमेट्स से। तो गैमेट्स यानी कि शुक्र और शोणित ये भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, तभी आपका जो संतान की उत्पत्ति होगी बहुत भी बढ़िया क्वालिटी की होगी।
कहने का तात्पर्य इनका ये है। हम लोग आचार चरक का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आचार चरक क्या कहते हैं? उपसंस्कृत शरीर वाले स्त्री पुरुष के मैथुन द्वारा दोष रहित शुक्र शोणित जब व्याधि रहित योनि मार्ग से अविकृत गर्भाशय में पहुंचकर शुद्ध आतरफ के साथ मिलता है तो अवश्य गर्भ रहता है। जिस प्रकार स्वच्छ वस्त्र संपूर्ण गुणों से युक्त रंग डालने पर अवश्य ही रंग ग्रहण कर लेता अथवा दधी के साथ मिश्रित क्षीर अपना स्वभाव छोड़कर दधी बन जाता है, उसी प्रकार शुक्र भी आर्तव में मिलकर अपना स्वभाव छोड़कर गर्भ बन जाता है। इन्होंने कई सारे सिमिली भी एग्जाम्पल्स, मतलब आचार्य जो चरक हैं वो चीज़ों को ज़्यादा सिमिली समझाते हैं, मतलब उदाहरण दे के समझाते हैं, ठीक है। क्योंकि उस समय ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो था नहीं कि हाँ भैया यूएसजी करा के देख लो कि इस समय ऐसा हो रहा है कि प्रॉपर स्पर्म काउंट है, प्रॉपर ओवम काउंट है। तो उन्होंने क्या क्या सिमिली दे के बताया है? उन्होंने कहा है कि अगर शुक्र है और शोणित है वो सही, मतलब वो व्याधि रहित है, व्याधि रहित योनि मार्ग में अविकृत, मतलब पहली बात तो ये जो गैमिट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। ऊपर से योनि यानी कि वजाइना में कोई भी, मतलब जो वजाइनल कैनाल है, मतलब जहाँ से पूरा मतलब स्पर्म का ट्रैवल होता है वहाँ पर भी कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। गर्भाशय यानी कि यूट्रस में भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं, कोई ऐसी डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए जिससे इम्प्लांटेशन वगैरह में आगे चल के दिक्कत हो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा क्या? शुद्ध आर्तव एवं इन्होंने कहा गर्भाशय में पहुंचकर शुद्ध आर्तव के साथ मिलता है तो अवश्य ही गर्भ रहता है। इन्होंने कहा अगर ये सारी चीज़ें यहीं पर जो ऊपर वाली चीज़ें इन्होंने बताई हैं, ऋतु मतलब सही प्रॉपर समय क्षेत्र गर्भाशय, इन्होंने इस चीज़ को कहा है कि अगर सही समय पर मतलब जो स्त्री जो गर्भ धारण कर रही है, पुरुष गर्भ मतलब मैथुन कर रहा है, वो दोनों पहले तो डिसीज़ फ्री होने चाहिए। ऊपर से एक और बात इन्होंने कही है कि शुक्र शोणित जो होनी चाहिए वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, मतलब जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स होने चाहिए उनमें कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है। इन्होंने फिर इनकी सिमिली समझाया। इन्होंने पहली सिमिली दी है कपड़ा पे कलर करने की। इन्होंने कहा जैसे अगर कपड़ा बहुत ही गंदा होगा तो अगर आप उस कलर चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से कलर नहीं चलेगा। वही कपड़ा अगर आपका धुला हुआ हो, एकदम साफ़ हो या नया हो, तो उस पर आप रंग में डुबाएंगे तो प्रॉपर कलर आ जाता है। उसी प्रकार जब अच्छा मेल और फीमेल गैमेट्स कंबाइन होते हैं गर्भाशय में तो अच्छा सा आपको अच्छा जाइगोट और अच्छा गर्भ की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा इन्होंने सिमिली दिया है क्षीर और दधी का। क्षीर और दधी का इनका मतलब दही है और दूध है। अगर दूध में हम लोग दही मिला देते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद जो दूध होता है वो दही में चेंज हो जाता है। उसी प्रकार इन्होंने कहा जब शुक्र और शोणित आपस में मिलते हैं तो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। देखो शुक्र की अलग आइडेंटिटी है, शोणित की अलग आइडेंटिटी, मेल गैमेट की अलग आइडेंटिटी है, फीमेल गैमेट की अलग आइडेंटिटी है। इन दोनों को छोड़कर ये क्या फॉर्म करते हैं? जाइगोट यानी गर्भ को फॉर्म करते हैं, ठीक है। दो सिमिली बताई आचार्य चरक ने, उनके बारे में मैंने बता दिया, क्या उन्होंने कहा है उसके बारे में बता दिया, ठीक है। आचार्य बागभट भी कुछ कह रहे हैं। इन्होंने कहा गर्भाशय अच्छा होना चाहिए, मार्ग अच्छा होना चाहिए, आर्तव ठीक होना चाहिए, शुक्र सही ठीक होना चाहिए, वात दोष ठीक होना चाहिए और मन अच्छा होना चाहिए। अगर मन विकृत है तो भी विकृत संतान उत्पन्न होनी है। ऐसा मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। कहाँ पर? चरक संहिता के जब लेक्चर्स वहाँ अटेंड किए थे शरीर स्थान के, तो वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लास्ट चैप्टर जो बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा कम डिटेल गया हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूँ। अगर यहाँ पर नहीं समझ में आता है, पहले तो समझ में आना चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ खास मैंने लिखा नहीं है, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ जाके एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने गर्भाधान विधि का वर्णन किया। गर्भाधान विधि तो कॉमन चीज़ है, कैसे होती है। जब मेल और फीमेल का सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का कंबाइन होते हैं तो क्या हो, प्रॉपर जाइगोट बनता है। मेल और फीमेल गैमेट्स कंबाइन हुए, जाइगोट बना। जाइगोट को ही हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट आफ्टर इम्प्लांटेशन इज कॉल्ड उसे गर्भ की संज्ञा दी गई है। अब इन्होंने कहा है आदूषित शुक्र शोणित और गर्भाशय योनि वाले स्त्री पुरुष के लिए श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति के लिए गर्भाधान विधि बताई गई। यानी कि क्या क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीधा गए सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो आपको अच्छी संतान की प्राप्ति हो जाएगी पहले आचार्यों के हिसाब से, ठीक है। इन्होंने कहा कुछ पूर्व कर्म बताए हैं, कुछ प्रधान कर्म बताए हैं, कुछ पश्चात कर्म बताए, वो आपको करने चाहिए तो उससे आपकी संतान जो होगी वो तेजस्वी संतान प्राप्त होगी। ऐसा आचार्य चरक का कॉन्सेप्ट है। तो पूर्व कर्म में क्या करना है? स्त्री पुरुष के विधिवत स्नेहन स्वेदन कराकर वमन और विरेचन द्वारा शरीर की शुद्धि कराकर बाद में प्राकृतिक आहार करने की अवस्था में लावें। देखो पहले आपको क्या करना है, उसकी पूरी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करना है। अब आजकल डिटॉक्सीफाइंग एजेंट्स आने लगे हैं, सीरस वगैरह आने लगे, उस समय उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। अगर थी भी तो उन्होंने बेसिकली अगर शरीर से आप दोषों को निकाल दें तो उसमें सबसे अच्छा शोधन माना गया है। तो उन्होंने कहा क्या, पहले
पहले आप वमन विरेचन करा, पहले आप स्नेहन शोधन कराएंगे, ठीक है, दोषों को क्लेशिस्ट करेंगे, दोषों को एग्रीवेटेड करेंगे, फिर शरीर से बाहर निकाल देंगे, पूरा शरीर एकदम प्योर करेंगे, एकदम अच्छा शरीर करेंगे। जब शरीर शुद्ध हो जाए तब विधिपूर्वक स्थापन एवं अनुवासन बस्ती ने, अब उन्होंने कहा है जब देखें शरीर बिल्कुल सही हो गया तो स्थापन और अनुवासन बस्ती दें। स्थापन बस्ती पहले दी है जो कि चीज़ों को निकालने के काम आती है, वात दोष को नियंत्रित करे। अनुवासन बस्ती क्या होती है, उसकी जो ब्रहण होती है, ब्रहण मतलब उसकी बल को बढ़ाएगी, क्योंकि कोई भी अगर ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट के बाद आदमी का बल जो होता है वो कम हो जाता है, तो उसी बल को बढ़ाने के लिए एग्जैक्टली हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। मधुर औषध से संस्कृत घृत व दुग्ध का सेवन पुरुष को करावें। अब इन्होंने क्या किया, मधुर औषध यानी कोई भी प्रकार की ऐसी स्वीट ड्रग्स लेने हैं, उनके साथ घृत और दुग्ध को मिलाकर पुरुष को सेवन कराना है, नॉर्मल ये चलेगा। स्त्री को उड़द और तिल का तेल सेवन कराना, स्त्री को उड़द और तिल का तेल सेवन कराना चाहिए। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जो आर्तव जो होता है वो आग्नेय होता है, तो उसको उसकी पोटेंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा सेक्सुअल इंटरकोर्स करना कैसे, उसके बारे में यहाँ पर सहवास की विधि में वर्णन किया गया है, ठीक है। इसका पूरा आपको अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में, तो पूरा मतलब चरक संहिता का शरीर स्थान है, वहाँ पर एक लास्ट चैप्टर मिल जाएगा, वहाँ पर इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ। जब स्त्री और पुरुष सहवास यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अनुकूल हों और मैथुन के लिए उन दोनों के शरीर और मन में हर्ष हो, यानी कि दोनों लोग एक्साइटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्त्री को जबरदस्ती कुछ किया जा रहा है या फोर्स करके कि हाँ तुम्हें संतान उत्पन्न करनी, दोनों लोग मतलब अपने मन से तैयार हो। तब प्रिय गंधों से युक्त सुखकारक बिछोने को खाट पर मन के अनुकूल हित भोजन करें, परंतु भोजन मात्रा से अधिक न करें। इन्होंने कहा जो भी आपको भोजन करना है वो उतना करना है, मतलब ठीक है करना है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करना है कि भोजन जो है मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर भोजन मात्रा से अधिक होगा उस समय अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो आगे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, पुरुष दक्षिण पैर से तथा स्त्री वाम पैर से खाट पर आरोहण करें। इन्होंने इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है एग्जैक्टली मॉडर्न में। इन्होंने कहा है कि पुरुष को दक्षिण पैर पर सोना चाहिए, स्त्री को वाम पैर, मतलब राइट लेफ्ट लेग, तो इसके बारे में डिटेल नहीं है। उत्तान शयन करी हुई स्त्री सहवास क्रिया में रत होकर संतान के बीज स्वरूप शुक्र को ग्रहण करें। यानी इन्होंने कहा उत्तान मतलब सीधा, उत्तान यानी कि सीधा लेटना चाहिए स्त्री को और पुरुष को उसके ऊपर होना चाहिए। सहवास समाप्त हो जाने पर शीतल जल से स्त्री को स्नान करना चाहिए, यानी इन्होंने कहा सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद स्त्री को शीतल जल से स्नान करना चाहिए। अब इन्होंने कहा कुछ चीज़ें अयोग्य हैं, कौन कौन सी कंडीशन है, किस किस तरीके से आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। स्त्री अधोमुख रहे, पुरुष उसके ऊपर हो, तो स्त्री अधोमुख यानी कि नीचे की ओर उसका मुख हो, तो उस तरीके से नहीं करना। स्त्री नीचे अधोमुख हो, स्त्री के ऊपर से अधोमुख, स्त्री के ऊपर से अधोमुख, पुरुष नीचे अधोमुख हो, स्त्री ऊपर से अधोमुख हो, स्त्री के वाम पार्श्व से, स्त्री के दक्षिण पार्श्व से शयन करके सहवास न करें। मतलब इन सारी कंडीशंस में मतलब स्त्री जैसे स्त्री लेफ्ट साइड लेटी हो या राइट साइड लेटी हो, पुरुष नीचे लेटा हो, तो इस तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगर स्त्री अधोमुख है तो क्या होगा, वात प्रकोपित होगा, योनि वेदना होगी और वातज योनि रोग उत्पन्न होने के कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस रहते हैं। स्त्री के वाम पार्श्व से, अगर स्त्री वाम पार्श्व, स्त्री लेफ्ट साइड में लेटी हुई है, उसके अगर लेफ्ट साइड उस से लेटी हुई है तो पित्त प्रकोपित हो सकता है, उससे आर्तव और शुक्र विदग्ध कर सकता है, मतलब वो पूरी तरीके से मतलब विदग्ध हो जाएंगे, अच्छी संतान की उत्पत्ति नहीं करेंगे। स्त्री के दक्षिण पार्श्व से कफ प्रकोपित हो जाता है, ठीक। इन्होंने कहा अयोग्य, अब इन्होंने अयोग्य स्त्री के बारे में बताएंगे। इन्होंने वाम के बारे में बता दिया और दक्षिण पार्श्व के बारे में बता दिया। वाम पार्श्व में मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर स्त्री मुँह करके सो रही हो और या राइट हैंड साइड मुँह करके सो रही हो तो आपको सेक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। अयोग्य स्त्री के बारे में क्या वर्णन किया, यदि स्त्री ने अधिक भोजन किया हो। अयोग्य स्त्री मतलब कौन कौन सी स्त्रियों के साथ आपको सहवास यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, उसके बारे में। यदि स्त्री ने अधिक भोजन किया हो, जैसे स्त्री ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया हो तो उसके साथ आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। यदि स्त्री भूखी हो, बहुत ज़्यादा भूखी हो, तो उसके साथ नहीं करना चाहिए। स्त्री को प्यास से पीड़ित हो, बहुत ज़्यादा मतलब पानी वानी मिला नहीं है, बहुत समय से प्यास से पीड़ित हो, तो उस समय भी नहीं करना चाहिए। यदि स्त्री शोक से व्याकुल हो, मन घबराया हो, उसका मन में कोई डर वगैरह हो, तो उस समय भी नहीं करना चाहिए। वरना जो संतान उत्पन्न होती है वो इंद्रिय स्थान में बताया गया, शायद अपस्मा रोगी हो जाता है, ठीक। क्रोध की हुई, दूसरों पुरुष को चाहती हो, अर्थात पति से प्रेम ना करती हो,
सहवास की प्रबल इच्छा ना हो, यदि कदाचित गर्भधारण हो गया तो विकृत संतान प्राप्ति होती है। यानी कि अगर फीमेल को इंटरेस्ट नहीं है तुम में और आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, वो किसी और से प्यार कर रही है, तो वहाँ पर भी विकृत संतान होने उत्पत्ति होने के चांसेस रहते हैं। ऐसा आचार्य चरक का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एज से रिलेटेड कहेंगे, अति बला मतलब बहुत ज़्यादा बलशाली हो, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो, बहुत दिनों से अगर रोगी हो, तो उसके साथ आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ स्त्रियों के बारे में बताया, आचार्य चरक ने पुरुषों के बारे में बताया। अब कौन कौन से पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी सेक्स नहीं करना चाहिए उसके बारे में पढ़े। पुरुष इन दोषों से युक्त हो, अर्थात अधिक भोजन किया हो, भूखा हो, प्यासा हो, डरा हो, उद्विग्न हो, शोकग्रसित हो, यानी कि पुरुष को बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह हो, तो उसके साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। क्रोधित हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, स्त्री से प्रेम ना करता हो। बहुत सारा ऐसा कंडीशन देखी जाती है जहाँ पर मेल जो होता है वो फीमेल से लव नहीं करता है, तो उस समय भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा अगर ऐसा होता, अगर ऐसा इस समय भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं जबरदस्ती, तो जो संतान उत्पत्ति होगी वो कहीं ना कहीं उसमें कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है। अन्य स्त्री में अशक्त हो, ऐसी दशा में पुरुष गर्भ धारण कराने में समर्थ नहीं होता है। पुरुष की आयु बहुत कम हो, अतिकृष्ट हो, मतलब अल्प आयु हो, मतलब उसे कोई अगर बीमारी हो, उसके कारण डॉक्टर ने बता दिया हो कि यह 2-3 साल में ख़त्म हो जाएंगे, तो इस समय भी नहीं करना चाहिए। अतिकृष्ट हो, यदि पुरुष सहवास करता है तो प्राण का संकट भी उत्पन्न हो सकता है। इन सारी कंडीशंस में अगर जो मेल है अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो हो सकता है उसकी प्राणों की भी हानि हो जाए। अब गर्भाव क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। गर्भाव क्रांति क्या? इज द प्रोसेस इन विच द ओरिजिन ऑफ द गर्भ यानी फर्टिलाइजेशन एंड इट्स डेवलपमेंट्स टेक प्लेस। गर्भाव क्रांति के अंतर्गत आने वाले विषय कौन कौन से आते हैं? गर्भ वृद्धि कर भाव के बारे में पढ़ेंगे, गर्भ कर षड्भाव के बारे में पढ़ेंगे, गर्भ अव्ययोत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, गर्भ वर्णोत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, गर्भ का पंच भौतिकत्व मतलब गर्भ कैसे 5 महाभूत से बना हुआ है उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। मसानुमासिक गर्भ वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे और गर्भ पोषण के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है गर्भ वृद्धि कर भाव। तो गर्भ को बढ़ाने वाले मतलब माता ने जो है गर्भ को धारण कर लिया है, उसके बाद उस गर्भ की वृद्धि कैसे होगी वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है उनके बारे में पढ़ते हैं। मात्रा आदि गर्भ कर भाव जैसे माता, मात्रज, पित्रज, आत्मज, सात्मज और रसज। ठीक है, ये भाव मात्रज विहार। उपस्नेह माता के हृदय से आई हुई रसवानियों द्वारा प्राप्त। उपसैद यानी माता के शरीर से प्राप्त। काल परिणाम और स्वभाव ये गर्भ वृद्धि कर भाव होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, गर्भ कर षड्भाव और गर्भ कर भाव। तो मात्रज, पित्तज, आत्मज, सात्मज, रसज और सात्वज। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने गर्भ कर भाव जो पहले बताए मात्रा आदि का गर्भ पर भाव उनके बारे में। मात्रज कितने हैं? 20 हैं। माता से उत्पन्न वाले अवयव जैसे त्वचा, रक्त, मांस, मेद, बस्ती, पुरीषणा। अगर माता से रिलेटेड कोई अगर इन चीज़ों में अगर डिफॉर्मिटी होती है तो यानी मात्रज भाव में कोई ना कोई डिफॉर्मिटी रही है। पितृज भाव केश, रोम, नख, लोम, दंत, अस्थि, शिरा, स्नायु, ध्वनि, शुक्र। आत्मज विभिन्न योनियों में उत्पन्न होना, आयु, आत्मज्ञान, प्राण, अपान, स्मृति, अहंकार आदि। सात्मज भाव आरोग्य, अनालस्य, आलोलोप्त मतलब किसी चीज़ में जो ज़्यादा आसक्त ना होना। इंद्रिय प्रसाद, स्वर प्रसाद, वर्ण प्रसाद, बीज संपद, स्वर्ण संपद, वर्ण संपद और बीज संपद और प्रहर्ष अधिकार। ठीक है। रसज भाव शरीर अभिवृद्धि, शरीर अभिनिवृत्ति, प्राणानुबंध, तृप्ति, पुष्टि, उत्साह। फिर सात्वज भाव भक्ति, शील, सोच, शोत, द्वेष, स्मृति, मोह, त्याग, उत्साह, मात्सर्य और संतोष इसमें आ जाता है। ठीक है। गर्भ अव्युत्पत्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अंग प्रत्यंग, तो इन्होंने कहा कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ से उत्पन्न होती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अंग प्रत्यंग किस आचार्य ने क्या क्या माना है उसके बारे में देखें। यकृत और प्लीहा आचार्य सुश्रुत के अनुसार रक्त से उत्पन्न होते हैं और आचार्य बागवट कहते हैं कि रक्त क्षार उष्णता प्लस समान वायु की हेल्प से यकृत और प्लीहा की उत्पत्ति होती है। रक्त के फेन से इन्होंने फुफ्फुस यानी कि लंग्स की उत्पत्ति बताई गई और वहाँ पर स्प्लीन और लीवर के बेसिकली बात कर रहे थे। इन्होंने भी आचार्य बागवट ने भी वही बताया। उंडुक यानी कि सीसम की रक्त के किट से बताई आचार्य सुश्रुत ने। आचार्य बागवट ने ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। आंत्र, गुदा और वस्ती रक्तसार एवं कफ के बारे में बताया इन्होंने आचार्य सुश्रुत ने। आचार्य बागवट जो हैं वो रक्तसार तो माना इन्होंने, लेकिन मांस सार भी साथ में मान लिया है। जीवा की उत्पत्ति इन्होंने मांस, सार, रक्त और कफ के बारे में बताई इन्होंने। मांस, सार, रक्त और कफ आचार्य बागवट ने भी मतलब दोनों ने सेम माना है। पेशी
वायु व ऊष्मा पित्त की मांस में जाकर उसे पेशी में विभाजित करती है। आचार्य भागवत ने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। सिरा मेद के स्नेह का मृदु पाक से सिरा बनती है। स्नायु मेद के स्नेह का खर पाक से आपकी स्नायु बनती है। वृक रक्तसार और मेद से बनती है। इन्होंने मेद और रक्त के किट्ट से वर्क यानी कि किडनी की उत्पत्ति बताई है इन्होंने। वृषण की बात करें, अगर हमारे टेस्टिकल्स की बात करें तो इन्होंने रक्तसार कफ मेद और मांस के द्वारा बताई। इन्होंने मांस रक्त कफ और मेद के बारे में बताया, मतलब रक्त कफ और मेद इन्होंने भी माना है। इन्होंने मांस की जगह मांस सार मान लिया है। ठीक है, कुछ चीज़ें अलग है तो आप वहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब गर्भ वर्ण उत्पत्ति, अगर संतान किस प्रकार की होगी, गोरी होगी, काली होगी या श्यामली होगी, ये आचार्यों ने बताया है कि उसमें अगर अग्नि जल व आकाश महाभूत प्रधान होंगे तो संतान गोरी उत्पन्न होगी। अग्नि पृथ्वी व वायु महाभूत अगर ज़्यादा डोमिनेंट होंगे तो कृष्ण होगी, क्योंकि वायु का स्वभाव ही कृष्ण अरुण और कृष्ण मान जाता है। समरूप में अगर सारे चीज़ें बैलेंस में हैं तो श्याम यानी श्यामली संतान की उत्पत्ति होगी, यानी कि कोई मई महाभूत उसमें बहुत ज़्यादा एग्रीवेटेड ज़्यादा नहीं है। गर्भ का पंच भौतिक तो देखते हैं, वायु तो आपने ये श्लोक पढ़ा होगा, शुक्र शोणितम तम संयोगे आत्म प्रकृति विकार समूर्तम गर्भ इति उच्यते तेन एनम पचती आपाक लेदंती पृथ्वी सहंती वायु वर्जती। तो इस श्लोक के आप पढ़े होंगे। उसी श्लोक को मैंने यहाँ पर तोड़ दिया आप लोगों के लिए कि वो ज़्यादा कठिन ना लगे। तो पहला है वायु विवर्जती तेज एनम पचती आपाक लेदंती पृथ्वी सहंती आकाश विवर्जती एवं विवर्तता सा यदा हस्तपाद जीवा कर्ण एनम आदि भी अंगे रूपे तथा शरीर ती संज्ञा लभते। ये सुश्रुत का श्लोक है, इसी को मैंने तोड़ दिया है इससे आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। ठीक है, वायु विवर्जिती यानी कि दोष धातु मल सभी शरीर अवयवों का विभाजन वायु के द्वारा होता है। तेज एनम पचती यानी कि जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हो गए और बॉडी के कलर कॉम्प्लेक्शन के लिए आपकी अग्नि महाभूत रिस्पॉन्सिबल होती है। आपाक लेदंती काउंटर अटैक्स द ड्राइनेस कॉस्ट बाई वायु एंड तेज, मतलब जो वायु यानी वायु और तेज यानी कि वायु और अग्नि के द्वारा जो ड्राइनेस उत्पन्न हो रही उस ड्राइनेस को काउंटर करती है आपका जल। पृथ्वी सॉलिडिफाइज शेप ऑफ द एम्ब्रियो, मतलब ये प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने के लिए जहाँ पर भी पृथ्वी महाभूत होगा वहाँ पर सॉलिडिफिकेशन करेगा, यानी एक सॉलिड कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेगा। आकाशम विवर्धती मतलब आकाश उसकी साइज को बढ़ाता है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस को बढ़ाता है। अब हम चैनल्स का बेसिकली सर में जितने भी चैनल्स हैं जीआईटी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनके अंदर जो होलो स्पेस है उसका वो डेवलपमेंट करने का काम किसका होता है? हार्ट में भी जो होलो स्पेस है उसका वो डेवलपमेंट काम किसका होता है? हमारा आकाश महाभूत का होता है। ठीक है, इन्होंने पृथ्वी अंगाभ्यम में क्या होता है? कफदोष तमगुण गुरु स्थिर कठिन होता है। गंध नासा नख शामशु लोम अस्थि दंत कंडरा पेशी मांस पुरीश। इन्होंने कहा कि मैंने पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले मतलब पृथ्वी जिनमें प्रीडोमिनेट रहता है, देखो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है पंच महाभौतिक नहीं है तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगा, लेकिन प्रीडोमिनेट कौन सा करता है, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन सा ज़्यादा पाया उसके अनुसार हम लोग पाया कौन सा ऐसा है जिसमें पृथ्वी डोमिनेट रहता है। तो हमारा नासा हो गया, नख हो गया, रोम हो गया, अस्थि हो गई, दंत हो गई, कंडरा हो गई, पेशी हो गई, मांस हो गई, पुरीश। इनमें कफ जो होता है वो तम गुण होता है। जलीय पित्त एवं कफ दोष से रिलेटेड है। इसमें सत्व और तम गुण। शीत द्रव्य मंद पिच्छल होता है। इसमें रक्त रस हो गया, जीवा हो गया, उदक हो गया, क्लेद हो गया, स्वेद हो गया, रस हो गया, रक्त हो गया, मांस हो गया, वसा हो गया, मूत्र हो गया, शुक्र हो गया। अग्नि, अगर अग्नि से क्या क्या आपके बनते हैं तो क्रोध हो गया, उष्ण प्रकाश हो गया, पाचन शक्ति हो गई, रूप अक्षी और वर्ण, मतलब किसी भी प्रकार का जो कॉम्प्लेक्शन होता है ना वो अग्नि महाभूत के कारण ही होता है। बेसिकली ये अधिकतर कलर डिटरमिनेट, मतलब भ्राजक जो पित्त होता है वो कलर डिटर्मिनेशन के लिए, मतलब इसे पित्त से को रेट कर सकते हैं। वायु जो होती है वो स्पर्श त्वक और निश्वास यानी कि आदमी की जो एक्सेल और इनहेल प्रॉपर्टी है वो वायु के कारण ही होती है। आकाशीय अंग अवयव के बारे में पढ़ें तो ये वाद दोष प्रधान होता है। सत्व गुण, बुद्धि, लघु, सूक्ष्म, शब्द, कर्ण, स्रोतस, मुख, कंठ और कोष्ठ। जहाँ पर भी सेलुलर स्पेस है, काने में खुला हुआ है, स्रोतस चैनल्स खुले हुए हैं, जहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस प्रोवाइड करने का काम आकाश महाभूत का था। तो वैसे ही हैं, जैसे कि आपका कर्ण हो गया, कर्ण में स्पेस है, स्रोतस चैनल्स में स्पेस है, मुख में स्पेस है, कंठ में स्पेस है, कोष्ठ में पूरा स्पेस है। तो जहाँ पर स्पेस है वो सारी चीज़ें इसका कारण है। अब बात करें पुंसवन संस्कार होता है। पुंसवन संस्कार क्या होता है कि ये एक संस्कार होता है जिससे क्या गर्भ में अगर कन्या है तो उससे पुरुष में बदलने के लिए हम लोग पुंसवन संस्कार नॉर्मली करते हैं। यह संस्कार गर्भ धारण से 2 मास
तक किया जाता है, मतलब गर्भ धारण किया उससे आपने 2 महीने तक आप ये कर सकते हैं। शेषयी प्रजा यानी ईष्ट संतान की प्राप्ति हेतु किया जाता है। तो वट वृक्ष की पूर्व व उत्तर दिशा की 2 शाखाओं के 2 अनोपर यानी शुंग्र यानी कि 2 उसके अंकुर लेकर अविकृत 2 उड़द 2 सरसों दही में पीस कर पुक्ष नक्षत्र में स्त्री की गई। इनमें से कोई भी एक ड्रग, मतलब एग्जैक्टली सबको याद नहीं रहता है, कोई भी 1-2 चीज़ें याद कर सकते हैं। या तो 2 सरसों 2 पीली सरसों दही में पीस कर पुक्ष नक्षत्र में स्त्री की गई, इतना भी काफ़ी हो जाएगा। जीवक ऋषभक अपामार्ग सहचर इनका कल्प बनाकर दुग्ध में मिलाकर पुष्य नक्षत्र में पी ले, ये भी स्त्री को ही पीना है। तो क्या है, जीवक ऋषभक अपामार्ग सहचर इनका कल्प बनाकर दुग्ध में मिलाकर पुष्य नक्षत्र में पीना है, ये भी किसको पीना है, स्त्री को ही पीना है। कुड़े की टक या एक शफरी मछली को 1 अंजलि जल में डालकर पुष्य नक्षत्र में पी लें। सुवर्ण रजत लोह एक की अत्यधिक छोटी प्रतिमा पुरस्कार बनाकर उसे अग्नि में तपाकर जब तक वह लाल वर्ण की न हो तब दही या दूध में 1 अंजलि जल में छोड़कर पुष्य नक्षत्र में सारा दही दूध जल प्रतिमा के सहित पी जाएं, कुछ भी शेष न छोड़ें। मतलब बहुत एक छोटी सी माइन्यूट सी आपको एक प्रतिमा बनवानी है, बिल्कुल माइन्यूट, और उसे दही दूध दही में मिलाकर 1 अंजलि में जल में लेकर पूरा पी जाना है, उस प्रतिमा को भी कुछ भी नहीं छोड़ना। देखो ये पुराने कॉन्सेप्ट हैं, एग्जैक्टली इस समय तो मतलब आजकल बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया, उस समय अब ये एग्जैक्टली फ़ायदा करता था या नहीं करता था, एग्जैक्टली इसके ऊपर अगर साइंटिफिक रिसर्च हो रही है उस समय देखो जो हमें देखने को मिल रहा है, एग्जैक्टली आपको हो गया सर ये क्या ही है, कैसे हो सकता है। तो एग्जैक्टली इनका कोई मुझे मतलब साइंटिफिक अभी रेलेवेंस नहीं मिला है एग्जैक्टली। अब जब साइंटिफिक अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि एग्जैक्टली ये होता है या नहीं होता है, अगर कोई भी अपडेट आता है कि इससे रिलेटेड कि पुंसवन संस्कार में ऐसा क्यों करते हैं, पहला तो मेरा ये डाउट उठा कि ऐसा करते ही क्यों है, कि ये सब सारी चीज़ें ये सब सारी चीज़ें करने का, देखो जैसे कि है जीवक है ऋषभक है अपामार्ग है सहचर इनका कल्प बनाकर, तो ये कहूँगी कहीं ना कहीं ये गर्भ को स्थापित करने में मदद करेंगी। तो ये ड्रग्स के समझ में आता है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक लोहो की प्रतिमा को एक जल में मतलब लेकर दही के साथ पीना है, इसका क्या लॉजिक होगा, तो एग्जैक्टली मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। अगर कोई अपडेट मिलता है तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूँगा, ठीक है। पुष्य नक्षत्र में ही चावल की आटे को जल में पकावें, उसमें से जो ऊष्मा निकले उससे स्त्री स्वयं सूंघे। इसके बाद पकते हुए आटे के साथ जल को लेकर उसे रुई की फहा बनाकर अपनी गर्दन की दहली पर ऐसा रखे कि सिर पीछे की ओर लटक जाए, तब स्त्री स्वयं अपने हाथ से रुई का फहा तो उसी आटे के जल से तर है उसे दक्षिण नासापुट में निचोड़ लें। मतलब ये सारी एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानता हूँ ये चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रटना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, पढ़ते हैं ना मस्त है। अब आपको हो गया सर ये पुंसवन संस्कार तो समझ में नहीं आया, एग्जैक्टली देखो ये ऐसी चीज़ें हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल में जो समझाया है यहाँ पर, ये इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया क्योंकि मुझे लगा ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया तो मैंने आपको चरक संहिता में शरीर स्थान में पुंसवन संस्कार को पूरा डिटेल में वहाँ पर एक लेक्चर ही लिया इसके ऊपर, ठीक है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप जाएंगे चरक प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर चरक संहिता में जाएंगे, चरक संहिता में शरीर स्थान में लास्ट वाला चैप्टर होगा पुंसवन संस्कार, वहाँ पर डिटेल में मैंने पूरा समझाया, बहुत मतलब 3-4 पन्नों में समझाया वहाँ पर, ठीक है। वहाँ से आप डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं अगर कोई ज़्यादा डाउट होता है। नहीं तो अगर आपको इसमें भी डाउट उसके बाद भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आप